स्टूडेंट्स, आज के मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग। तो हार्वेस्टिंग के बाद जो भी सीड ग्रेन्स को फार्मर्स ने कलेक्ट किया, गैदर किया, अब उसे क्या किया जाएगा, उसे अच्छी तरह से संभाल के रखा जाएगा, उसे स्टोर किया जाएगा। तो ये जो स्टोरेज की प्रोसेस है, हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन की जो 7 बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ये उसके बिल्कुल लास्ट स्टेप है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप भी है। क्योंकि हम स्टोर क्यों करते हैं, ताकि उसे साल भर के लिए यूज किया जा सके। क्योंकि एक ही टाइम पे सारे के सारे क्रॉप्स जो प्रोडक्ट हुए होंगे, जिसकी भी प्रोडक्शन हुई होगी, उसे एक साथ तो कंज्यूम नहीं किया जा सकता ना। उसे साल भर के लिए हमें उसे संभाल के रखना पड़ेगा। किसी भी अगर कंट्री में इमरजेंसी की टाइम आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, जैसे कि फ्लड या सुनामी आ गई, उसके लिए भी हमें उन्हें स्टोर करके रखना पड़ता है। तो इसलिए स्टोरेज को एक इम्पोर्टेंट टास्क क्या कहा जाता है। क्योंकि अगर हम उसे अच्छी तरह से स्टोर नहीं करेंगे तो फूड ग्रेन्स डैमेज हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो फार्मर्स ने लगातार मेहनत की होगी ना, तो अगर सीड ग्रेन्स ख़राब हो जाएंगे, उन्हें अच्छी बेनिफिट्स भी नहीं मिलेगी। सो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। इसलिए सीड ग्रेन्स की जो स्टोरेज की प्रोसेस को एक इम्पोर्टेंट टास्क माना जाता है। द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर। जो भी फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं, सीड ग्रेन्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होती है। तो वो क्या करता है ना, वो प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ फंगस एंड मोल्ड्स। जो फंगस होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, उसकी ग्रोथ को अगर ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगी फ्रेश क्रॉप में, तो ज़्यादा फंगस और मोल्ड्स की भी क्रिएशन हो जाएगी। If freshly harvested grains, seeds are stored without drying, अगर उन्हें अच्छी तरह से ड्राई किए बिना स्टोर किया जाएगा तो क्या होगा, दे मे गेट स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो सकते हैं और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। अभी अभी मैंने कहा उसमें फंगस हो सकते हैं, मोल्ड्स क्रिएट हो सकते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि इंसेक्ट्स, पेस्ट, ये सब उन्हें अटैक कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, दे कैन लूज़ देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। जो अंकुरित होते हैं बीज, जर्मिनेशन की जो कैपेसिटी होती है वो भी लॉस कर सकते हैं सीड ग्रेन्स। तो इसलिए उसे क्या किया जाता है, अच्छी तरह से ड्राई किया जाता है। उसे सन में बहुत दिन के लिए अच्छी तरह से सन ड्राई किया जाता है, ताकि उसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे। उसके बाद ही उसे स्टोर किया जाता है। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. तो मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए सीड ग्रेन्स को प्रॉपरली ड्राई किया जाता है, सन ड्राई किया जाता है। उसके बाद उसे स्टोर किया जाता है बड़े बड़े गोडाउन्स में। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। अगर उन्हें अच्छी तरह से स्टोर किया जाएगा तो उसे प्रिवेंट किया जा सकता है किसके अटैक से, इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड्स, इन सब के अटैक से उन्हें बचा के रखा जा सकता है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स। तो सीड ग्रेन्स को कैसे स्टोर किया जाता है, जूट बैग्स में डालकर स्टोर किया जाता है, मेटालिक बीन्स में भी डालकर स्टोर किया जाता है। जूट बैग्स यानी कि जो गनी बैग्स होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, एक जूट बैग है, या कि इसे आप गनी बैग्स भी कह सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो सीड ग्रेन्स को फील कर दिया जाता है और उसकी जो माउथ है गनी बैग्स की, उसे अच्छी तरह से प्रॉपरली सील कर दिया जाता है और एक के ऊपर एक रख के बड़े बड़े गोडाउन्स में रखा जाता है। यह है मेटालिक बीन्स। ये बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जो मेटल से बने होते हैं। इसके अंदर भी सीड ग्रेन्स को रखा जाता है, अच्छी तरह से स्टोर किया जाता है। और टाइम टू टाइम जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स, उसे स्प्रे किया जाता है ताकि उन्हें इंसेक्ट्स, पेस्ट से बचा के रखा जा सके, अच्छी तरह से स्टोर किया जा सके, कोई डैमेज ना पहुंचे हमारी सीड ग्रेन्स को। Large scale storage of grains is done in silos
and granaries to protect them from pests like rats and insects. तो लार्ज स्केल की जो स्टोरेज किया जाता है वो कैसे किया जाता है, वो सिलोज एंड ग्रेनरीज में रखा जाता है ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके पेस्ट्स, रेड्स और इंसेक्ट्स से। तो ये है सिलोज और ये है ग्रेनरीज। सिलोज में बड़े बड़े मेटल के कंटेनर में डाल के रखा जाता है, हमारे सीड्स को फिल कर दिया जाता है और उसे सील कर दिया जाता है। अभी अभी जो मैंने बताया, जो गनी बैग्स में फिल करके एक के ऊपर एक करके रखा जाता है और उस पर जो केमिकल्स स्प्रे किया जाता है, तो उसे इस तरह गोडाउन्स में, ग्रैनरीज में रखा जाता है। बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करते हैं, जो फार्मर्स से बहुत सारे क्रॉप्स उन्हें ख़रीद लेते हैं और इस तरह बड़े बड़े गोडाउन्स में स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए, ताकि साल भर सब लोगों को खाना प्रोवाइड हो सके। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई कंट्री में तो अच्छी तरह से खाना सबको प्रोवाइड हो सके, इसलिए लार्ज स्केल में, लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करके भी रखा जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। हमारे घर में जो राइस के जो बैग्स होते हैं, जो गनी बैग्स होते हैं जिसमें राइस ग्रेन को रखा जाता है, आपने देखा होगा आपकी फैमिली के जो एल्डर्स होते हैं, आपके मदर, वो उसमें ड्राइड नीम लीव्स डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि ड्राइड नीम लीव्स की एक स्मेल होती है, उसी स्मेल से जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाते हमारी सीड ग्रेन्स को, वो पास नहीं आते। इंसेक्ट्स, रेड्स, पेस्ट्स, तो इन सब से बचा के रखने के लिए, डैमेज से बचा के रखने के लिए ड्राइड नीम लीव्स को यूज किया जाता है स्टोरेज की प्रोसेस में। पर अगर हम लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को रख रहे हैं तो वहाँ तो हम इतने सारे ड्राइड नीम लीव्स को यूज नहीं कर सकते। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms। अभी अभी जो देखा वो जो ग्रैनरीज है, इसी तरह बड़े बड़े गोडाउन में जब हम सीड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो वहाँ हम नीम लीव्स यूज नहीं कर सकते, वहाँ बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं ताकि उन्हें पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वेरियस डैमेज से बचा के रखा जा सके, उन्हें अच्छी तरह से स्टोर करके रखा जा सके, ताकि फार्मर्स जो हैं उन्होंने जो लगातार मेहनत की उसे उनकी बेनिफिट्स मिल सके। अब डिस्कस करेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो मोस्ट ऑफ आवर फूड जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? क्रॉप प्लांट से मिलता है, पर एनिमल्स भी हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो जो भी फूड हमें एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं वही फूड को हम कहते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स, जैसे कि मिल्क, एग्स, मीट। जो भी फूड हमें एनिमल्स से ऑब्टेन होती है वो काफ़ी रिच होते हैं प्रोटीन में। इनफैक्ट एनिमल जो फूड प्रोवाइड करते हैं उनमें काफ़ी प्रोटीन भी होती है और कुछ सर्टेन प्रोटीन्स भी होते हैं जो हमें प्लांट फूड से नहीं मिल सकते। तो एनिमल से हमें गुड अमाउंट ऑफ फैट भी मिलते हैं, उन वो जो फूड प्रोवाइड करते हैं उसमें गुड अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट कम होता है। मिनरल्स एंड विटामिन्स भी होते हैं एनिमल बेस्ड फूड में। तो एनिमल जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका मिल्क यील्डिंग एनिमल्स और दूसरा होता है मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स के एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं काऊ, बफालो एंड गोट। ये हमें क्या करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो मिल्क जो होता है वो एक परफेक्ट नेचुरल डाइट है। मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? डायरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि बटर, घी, कर्ड, चीज़। ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है ना। उसी तरह हम जो मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स हैं, जैसे कि मीट यील्डिंग एनिमल्स में ले सकते हैं गोट, सीप, फिश, पोल्ट्री। और पोल्ट्री के अंदर क्या क्या आता है? चिकन, हैन, डक। ये सारे आपकी
मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स में काउंट होते हैं। उसी तरह हनी भी एक न्यूट्रिशियस फूड होता है। वो हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? हनी बीज से हमें हनी मिलता है। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. Seaside area में जो people रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कंज्यूम करते हैं? वो फिश ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। फिश उनकी जो खाने की एक मेजर पार्ट है। तो ये जो फिश होता है वो रिच इन प्रोटीन होता है, हाईली न्यूट्रिशियस भी है और इजीली डाइजेस्टेबल फूड भी है। आपने घर में देखा होगा जिन लोगों को भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम होंगे वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करते हैं? वो कहते हैं कि आप ओमेगा फैटी एसिड की जो मेडिसिन है वो लीजिए या फिर किसी भी तरह की फिश ऑयल को अपने डाइट में लीजिए, फिश ऑयल कंज्यूम कीजिए। तो ये जो फिश लिवर ऑयल है वो रिच होता है विटामिन ए एंड विटामिन डी में। जैसे कि कॉड लिवर ऑयल वो क्या होता है? वो कॉड फिश की लिवर की ऑयल होता है। वो भी विटामिन ए एंड विटामिन डी में काफ़ी रिच होता है। Animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. तो जो भी एनिमल्स को हम इधर फार्म्स में उन्हें अच्छी तरह से रियर कर रहे हैं या फिर घर में कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या हमें प्रोवाइड करना होगा? हमें उन्हें फूड, शेल्टर एंड केयर प्रोवाइड करना होगा। जिस तरह हमारी क्रॉप प्लांट्स को भी ना उनकी भी उन्हें प्रॉपर सॉयल, इरिगेशन, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड्स ये सब की ज़रूरत होती है, उसी तरह डोमेस्टिक एनिमल्स को भी प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है। हमें कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स, उन्हें अच्छी तरह से खाना दिया जाए, प्रॉपर शेल्टर फॉर एनिमल्स, उन्हें प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एनिमल डिजीज, उन्हें केयर किया जाए, उन्हें जो भी डिजीज होंगे उसके प्रिवेंशन के लिए उन्हें मेडिकेशन दिया जाए, प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। हमें ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है जब हम एनिमल्स को ग्रो करते हैं। When this is done on large scale, it is called animal husbandry. तो जब हम बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ पालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। सो एनिमल्स से भी अगर हमें फूड ऑब्टेन करनी होगी तो उनकी हेल्थ की अच्छी केयर करनी होगी, उन्हें प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करना होगा, उनकी फीडिंग की सबकी ध्यान तो रखना पड़ेगा। जिस तरह हम अपनी क्रॉप प्लांट्स की ध्यान रखते हैं ताकि हमें अच्छी हार्वेस्टिंग हो, अच्छी प्रोडक्शन हो, हमें उसी तरह एनिमल्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लार्ज स्केल में भी उन्हें पाल रहे हैं तो उनका भी अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। और कभी कभी घरों में आपने देखा होगा रूरल एरिया में वो क्या करते हैं ना, काउज बफालोज को अपने घर में पालते हैं तो वो काफ़ी ध्यान रखते हैं। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कैसे हम हार्वेस्टिंग के बाद हमारी जो सीड ग्रेन्स हैं, फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड ग्रेन्स हैं, उन्हें प्रॉपरली स्टोर कर सकें। और उसके बाद हमने पढ़ा कौन सी फूड हमें एनिमल से ऑब्टेन होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।